साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, तुक्का कोई अंधा अंदाजा नहीं बल्कि यह भी एक आर्ट और साइंस है। कैसे? तो जब हम ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं, पैटर्न पहचानते हैं तथा प्रोबेबिलिटी समझते हैं तो तुक्का साइंस बन जाता है। और वही जब हम एग्जाम के दबाव में शांत रहकर सही ऑप्शन चुनते हैं तो वही तुक्का आर्ट बन जाता है। तो चलिए हम किस प्रकार से तुक्का को साइंस और आर्ट बनाकर हम सही स्ट्रेटजी और अपने जो है नंबर को इस स्ट्रेटजी से 10-20% अंक बढ़ाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो का मुख्य टॉपिक रहेगा जो हम बात करने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट। किस विषय को कितना समय देना है इस पर बात करेंगे। और दूसरा है, जब बहुत कम समय बचा हो, जैसे आखिरी 10 मिनट बचे हो और 30-35 क्वेश्चन भी बचे हो, तब हमें क्या करना है इस पर बात करेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं क्या किया था और उससे मेरे को फ़ायदा हुआ था, तो उसको भी मैं चर्चा करूँगा। वही तीसरी बात करेंगे, तुक्का लगाने का स्मार्ट तरीका। निश्चित रूप से वीडियो में बने रहिए, आपको बेहतर चीज़ जानने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम इम्पॉर्टेंट रूल जान लेते हैं। एग्ज़ाम गोल्डन रूल है, याद रखिएगा ये सीटेट और सीजीटेट के लिए, क्योंकि इसमें कुल 150 क्वेश्चन आते हैं और 5 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 की बात करें और पेपर 2 में जो है सोशल साइंस और विज्ञान गणित मिलाकर उसमें भी 5 सेक्शन या फिर 4 सेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और गणित में 60 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान में 60 क्वेश्चन। इसमें देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये सबसे पहली बात याद रखिएगा। क्योंकि 150 में 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो उसे भी जो है आप उत्तर दे के आइए, आप सॉल्व करके आइए, क्योंकि उसमें भी आपका 25% जो है सही होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नहीं बन रहा तो अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये सबसे पहला स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट 150 मिनट, क्योंकि 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट चाहिए और सभी क्वेश्चन को 1-1 मिनट देंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसी में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक बार में पढ़कर समझ नहीं आता और कोई प्रश्न जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाता है जिसका उत्तर आप देखते ही दे सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। पहला तरीका है, हर सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करें। ये पहला तरीका की बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करें। जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा हो छोड़कर आगे बढ़ें और अंत में सभी छोड़े हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा तरीका देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवीजन। यदि आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते जा रहे हैं तो आपको पर सब्जेक्ट को कितना कितना समय देना चाहिए, ये जो है खुद का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला जो है पेपर 1 वालों के लिए बात कर रहे हैं। पेपर 1 वालों के लिए जो है 5 सेक्शन, जिसमें सीडीपी 30 क्वेश्चन, हिंदी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट ईवीएस 30 क्वेश्चन रहता है। और सभी के लिए देखा जाए तो 30-30 मिनट के हिसाब से यह जो है आपका टाइम 150 मिनट का होता है। लेकिन देखा जाए तो आपको सभी में 30-30 मिनट देंगे तो आप कुछ सेक्शन में जो है पिछड़ जाएंगे, क्योंकि समझना आसान नहीं है। जैसे कि हिंदी भाषी राज्यों के लिए इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज है वो हम पढ़कर समझने में हमारी कमी रह जाती है, तो इसमें हमें ज़्यादा समय देना पड़ जाता है। गणित में जो नॉन पेडागॉजिकल, जिसमें हम सॉल्व करके बनाते हैं, पेडागॉजिकल में तो हम वैसे देखते ही, यदि हमारा जो है हम पढ़े हैं उस चीज़ को तो तुरंत उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जिसमें हम सॉल्व करते हैं गणित, अंक गणित, जिसमें हम सूत्र लगाकर या कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व करते हैं, उसमें थोड़ा हमें ज़्यादा समय लगता है। और वही बात करें तो पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा लंबा होता है, जिसमें समझने में थोड़ा हमें परेशानी होती है या क्रिटिकल होता है, तो उसमें उसके आधार पर हमें इसमें समय देना है। तो सीडीपी की बात करें तो आपको 30
प्रश्न के लिए आपको 20 मिनट का समय देना है, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है में समय ले सकते हैं, लेकिन कुछ में आपको आधा मिनट में भी आंसर देना है। इस टाइप का स्ट्रेटजी अपनाना है। वही हिंदी में आपको जो समझ में आता है उसे सॉल्व करो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर वाले होते हैं, ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको 15 मिनट देते हैं। और वही हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसका उत्तर ढूंढना पड़ता है, और इसके इंग्लिश पेडागॉजी का भी जो है कॉन्सेप्चुअल रहता है, तो इसमें आप 50 मिनट दे सकते हैं। वही गणित के लिए भी देखा जाए तो 13-14 नंबर का जो पेडागॉजिकल आता है उसमें कम समय देते हुए जिसमें सॉल्व करना है उसमें फुल समय दीजिए 50 मिनट। वही इन्वायरमेंट स्टडीज पर्यावरण अध्ययन की बात करें ईवीएस की, तो इसमें भी आप 15 मिनट से ज़्यादा ना दें। मेरा खुद का अनुभव है, जब मेरा एक बार एग्जाम हुआ था तो पर्यावरण स्टडीज़ में पर्यावरण के लिए मात्र 10 मिनट बचा था, क्योंकि लास्ट सेक्शन रहा, और 10 मिनट में पूरा सॉल्व किया। मेरा जो है देखा जाए तो 20+ इसमें मार्क्स बना था, जो कि बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है ये। तो इस पेपर 1 के लिए ये स्ट्रेटजी, ये टाइम मैनेजमेंट दे सकते हैं। वही पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में सीडीपी क्योंकि इसमें सोशल साइंस में 60 प्रश्न हैं, तो 60 प्रश्न में सभी में जो है देखा जाए तो ये फैक्चुअल पर रहता है। अगर कोई जैसे कि भारत की राजधानी क्या है या किसी प्रकार के ऐसे टाइप का एक बार में आपको उत्तर पता चल जाता है। कभी कभी आप 5 सेकंड 10 सेकंड में भी उत्तर दे सकते हैं, और किसी में थोड़ा सोचना भी पड़ सकता है। तो इसमें दे समय, लेकिन आप इसमें ज़्यादा समय न देते हुए आप 60 क्वेश्चन को 55 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश में इसमें भी 50 मिनट दीजिए। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको इसमें 15 मिनट ही दें, और इसमें सीडीपी में आप समय लेकर जो है सोशल साइंस वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से होता है। 25 मिनट आपका सीडीपी दे सकते हैं, पर्याप्त समय ले सकते हैं, फिर आपका ये 150 मिनट में 150 क्वेश्चन निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं। वही बात करेंगे मैथ साइंस वालों के लिए, तो मैथ साइंस वालों के लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट देना जो है कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मैथ्स आता है वो हायर मतलब देखा जाए तो प्राइमरी मैथ्स से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। 10वीं तक का गणित रहता है, कोई गणित में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या ज़्यादा सूत्र या थोड़ा बनाना एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग जाता है, सॉल्व करने में, तो उसमें जो है हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है। साइंस में भी, साइंस में जैसे कि आपका केमिस्ट्री वगैरह का जो रहता है वो फार्मूला बेस्ड रहता है, तो इसमें भी आपको जो है थोड़ा समय लगता है। इसलिए हम इसमें 60 प्रश्न के लिए 65 मिनट दे सकते हैं, और इसमें भी सीडीपी में आप 20 मिनट ही दीजिए, हिंदी में आप 15 मिनट ही दीजिए, और इंग्लिश में इसमें भी 50 मिनट देना जरूरी है। इंग्लिश तो सभी के लिए वही स्ट्रेटजी है, और मैथ साइंस में और इससे भी ज़्यादा समय बचता है तो आप मैथ साइंस के लिए ज़रूर बचाइए, क्योंकि यही आपका सबसे ज़्यादा समय लेने वाला है। तो ये आपका पेपर वाइज आपका जो है देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट इसको बैठाना है। वही अब हम बात करेंगे जब बहुत कम समय बचा हो। दूसरी इसमें पॉइंट जो भी हमारे मुख्य पॉइंट का जो सबसे ज़रूरी है, कभी कभी हमारा क्या होता है, एक बार मैं पेपर दिला रहा था तो मेरे पास समय बहुत कम बचा था, जैसे कि 10 मिनट, और क्वेश्चन बचा था 25-30 मिनट, क्योंकि मैंने गणित को सॉल्व करने के लिए और गणित और अंग्रेजी को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय दे दिया था। फिर पर्यावरण के लिए मेरे को 5-7 मिनट 10 मिनट कुछ बचा था, तो फिर मैं जो है ये किया था कि पर्यावरण शायद नहीं है, इंग्लिश है शायद, तो ये पर्यावरण तो मैं 10 मिनट में सॉल्व कर लिया था। इंग्लिश जो बचा था उसमें मैं फिर ये तरीका अपनाया था। क्या तरीका है, तो अगर आपने 150 में से 115-120 सवाल हल कर लिए हैं तो OMR शीट पर एक नज़र डालें और आम तौर पर देखें कि ABCD का अनुपात लगभग बराबर होता है, क्योंकि जो प्रश्न का जो बनाते हैं उसमें लगभग 150 प्रश्न हैं, तो सभी का ABCD का जो आंसर देने का वो रहता है वो लगभग समान जो है रहता है। A का भी उतना ही हो, B का भी, C का भी, D का भी, कभी कभी थोड़ा ही बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप जो उत्तर दिए हैं उसमें किसका कम है। अगर मान लो B आप विकल्प जो है उसमें सबसे कम दिखाई दे रहा है, आपके 120 प्रश्न सॉल्व किए हैं उसमें B जो है विकल्प कम बार किए हैं,
तो ऐसा कीजिए कि बचे हुए उन सवालों में बी लगाने की संभावना बढ़ जाती है जिनके जवाब आपको नहीं पता। अब क्या करें, जैसे कि मैं एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन में किया था, मैं पढ़ने में बहुत समय लगता और 10 मिनट का समय बचा था, तो मेरा अगर पढ़ कर करता तो मैं 5 सवाल से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाता। तो मैं एक सिरे से क्या किया, बी को लगाते गया, और बी को लगाते गया तो 30 क्वेश्चन बचा है या 20 क्वेश्चन, तो आपका 20 क्वेश्चन जैसे बचा है तो आपका 5 से 6 सवाल जो है सही होने का गारंटी है। और इसमें 30 में देखा जाए तो इसमें आपका 6 से 7 आपका जो है देखा जाए तो कोई ए बी में से कोई थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, तो आपका 6 तो 7 जो है 7 चौक 28 और 8 चौक 32, तो 7 से 8 क्वेश्चन सही होने का पूरा चांस रहेगा अगर 30 है तो, और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो नहीं से तो बेहतर है। और अगर रैंडम लगाते जाएंगे तो आपका सही भी हो सकता है लेकिन गलत होने का बहुत चांस रहेगा। कोई में ए लगा दिए, कोई बी में लगा दिए, तो कभी कभी जो है आपका किसी में नहीं लग पाता है, तो उसमें जो है 30 में एक आध दो लगने का चांस रहेगा, लेकिन आप एक सिरे से एक लाइन से लगाएंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको 25 से 30% अंक जो है आसानी से मिल सकते हैं। और आपका सही समय में जो है इस प्रकार क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाएगा 150 का 150। तो कम समय बचा है तो इस स्ट्रेटजी को जरूर अपनाएं। जो अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चल लिए 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उनके लिए तो यह जो है उपयोगी नहीं है, लेकिन जिनके लिए समय कम बचा है, खास करके अभी जो पुराने शिक्षक जिन्हें बहुत दिन बाद पेपर दिलाना है, जिनके लिए टेट अनिवार्य किया गया है, उनको जो है OMR शीट में भरने के लिए जो है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, और जो ज़्यादातर पेपर दिलाए हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये ए है और इसको गोदने में थोड़ा समय लग जाता है, तो ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। चलिए अब हम जो स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं तुक्का लगाने की, तुक्का लगाने का स्मार्ट तरीका। तो पहला तरीका है बड़ा और विस्तृत विकल्प चुनें, लॉन्गेस्ट। जैसे कि ये तुक्का लगाना हम किस में काम करेंगे, जिसका हमें उत्तर पता नहीं हो। जिसका उत्तर पता है तो उसको तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है या जो हमें उत्तर नहीं मालूम जिसमें, तो हम इस तरीके को अपनाएंगे तुक्का लगाने के स्मार्ट तरीका, बड़ा और विस्तृत विकल्प। ये क्यों होता है, अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षक जो होते हैं, जो सवाल तैयार किए रहते हैं, सही उत्तर को स्पष्ट करने के लिए उसे अधिक विस्तार से लिखते हैं। अगर आपको किसी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं पता तो उस विकल्प को चुनें जो सबसे लंबा और व्याख्यात्मक हो, विशेषकर पेडागॉजी में यह बहुत काम आता है। वही दूसरा बात करें उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव का जादू। शिक्षण परीक्षाओं में यदि किसी प्रश्न के विकल्पों में उपरोक्त सभी दिया गया है तो उसके सही होने की संभावना 80-90% होती है। याद रखिएगा, देखिएगा हर पेपर में, पुराने साल का पेपर में भी देखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन पूछा गया रहता है। उसमें का देखेंगे तो 80 से 90% वही आंसर लिया गया रहता है। तो इस चीज़ को आप ज़्यादातर, जिसको आपको मालूम नहीं है उत्तर, तो आप ऑल ऑफ द एबव जरूर डालिए। सीटेट में सकारात्मक शिक्षण विधियों को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए अक्सर सभी सकारात्मक बिंदु सही माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन मेथड, छोड़ना सीखें। कि कैसे, तो सीधे सही जवाब ढूंढने के बजाय उन विकल्पों को काटते जाएं जो नकारात्मक हैं। जैसे कि जिस विकल्प में केवल लिखा है, रटना लिखा है, सजा, पनिशमेंट या कठोर जैसे शब्द हो, उन्हें तुरंत हटा दें। जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में हम नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स वाला देखे थे, उसमें हम स्पेशली बताए हैं कि कितने सारे नकारात्मक शब्द हैं जिसे आपको छोड़ना है और कितने सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिसको देखते हुए उत्तर लेना है। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर जाके देखिए, इसी चैनल में उपलब्ध हैं। तो आप नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, इसमें हम कुछ को शामिल किए हैं, तो उसको तुरंत काटते जाइए और बचे हुए 2 विकल्पों में से चुनना फिर बहुत आसान हो जाता है। वही चौथा जो है पॉइंट, सकारात्मक शब्दों की पहचान, टैग वर्ड्स, जिसमें हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात कर रहे हैं। सीटेट या सीजीटेट में कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमेशा सही उत्तर की ओर इशारा करते हैं। जैसे रुचि, क्षमता और स्तर आधारित शिक्षण देना चाहिए बच्चों को, समझ आधारित सीखना पर फोकस है, पेडागॉजी, बालक की सक्रिय भागीदारी, समावेशी शिक्षा आपको दिखाई देता है तो तुरंत आंसर लेना है, समान अवसर की बात करती है, अवसर देना, प्रोत्साहित करना, चर्चा में शामिल करना, सृजनात्मकता
और यही एक शब्द आता है अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी इसके पहले वाले वीडियो में हम लगभग 30-40 पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताए हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से तुरंत देखिएगा, उसे आपको परीक्षा के लिए बहुत ही सहयोग प्रदान होगा उससे। विविधता का सम्मान, विविधता का सम्मान, ये इतने पॉजिटिव टैग वर्ड्स है कि इनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से सभी पेपर में, जो सीजी टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती में जिसमें पेडागॉजिकल टर्म्स पूछा जाता है, उसमें इन सभी से प्रश्न निश्चित रूप से बना रहता है। तो इन्हें भी ध्यान देकर आप जो है तुक्का लगा सकते हैं या सही विकल्प चुन सकते हैं। वही पांचवा तरीका है जो विकल्प वितरण की बात कर रहे हैं, ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक। अगर आपने 150 में से 100 सवाल हल कर लिए हैं तो OMR शीट पर एक नज़र डालें। आमतौर पर A, B, C और D का अनुपात लगभग बराबर होता है। जो अभी हम ऊपर, यदि 10 मिनट बचा है तो भी वही स्ट्रेटेजी अपनाना है, और यदि आपके पास मात्र 100 सवाल हल कर लिए हैं और टाइम बहुत बचा है फिर भी आपको उत्तर नहीं मालूम, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं कि अगर बी का ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन आपके लिए कम बार आप दिए हैं या आपके आंसर में, सही आंसर में आप यदि इन विकल्प को, बी हो, सी हो, कोई भी विकल्प को कम बार दिए हैं तो उसकी लगाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये रही आपका 5 सुपर ट्रिक, तुक्का लगाने का। ट्रिक नहीं कह सकते, इसमें भी आर्ट या कला है या साइंस है, जिसे आप सही स्ट्रेटजी या सही दिमाग लगाकर और इसे जो है बालक केंद्रित, शिक्षण केंद्रित सोचकर आप सही आंसर जरूर चुन सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेहतर वीडियो हो परीक्षा के जस्ट पहले के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। क्योंकि जो है देखा जाए तो कल 1 फरवरी को आपका सीजी टेट का है और वही नेक्स्ट वीक जो है आपका सी टेट का पेपर है। तो सीजी टेट वालों के लिए पहले ऑल द बेस्ट, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद जो है सी टेट का भी पेपर है, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। कई जो है अभ्यर्थी निश्चित रूप से दोनों पेपर दिला रहे होंगे। इसी प्रकार जो है वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।